सो देखो जी, हम लोग कल आई थिंक कहाँ तक किए थे, 55 तक किए थे ना। हमने 49 से स्टार्ट किया था। फिफ्टी फाइव है ना। 55 हो गया था। 56 जो है, देखो, तो 56 कह रहा है कि ठीक है, पार्ट बी और यूनिट 4 देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें 56 कह रहा है कि x1 x2 xn जो आपके पास है, दे आर IID यूनिफॉर्म θ1 कॉमा θ2। सो जहाँ पे θ1 लेस देन θ2 है, θ1 लेस देन θ2 है, तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स क्या है इनमें से, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंसिलरी स्टैटिस्टिक। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज एंसिलरी स्टैटिस्टिक। तो जैसे ऑप्शन ए में है, मतलब 1 2 3 4 होता है हालांकि। सो kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है kth ऑर्डर स्टैट n माइनस के ना। सो जहाँ k लेस देन n है, ABCD में कर देता हूँ। 1 2 3 4 अलग एग्जाम में आता है तो। ठीक है, देख के बताइए, आसान है ऐसे तो। इंसिडेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा स्टैटिस्टिक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर ना हो, अननोन पैरामीटर ना हो। ट्राई करके बताइए। ठीक है, कैसा स्टैटिस्टिक जिसके डिस्ट्रीब्यूशन में अननोन पैरामीटर नहीं हो। इनमें से चार ऑप्शन में किसके डिस्ट्रीब्यूशन में अननोन पैरामीटर थीटा नहीं आएगा, मतलब θ1 θ2 नहीं आएगा।
समझ आ रहा आप लोगों को? तो सिंपली होता है, एंसिलरी बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री करना है। तो देखिए किसका हो सकता है। तो वैसे अगर देखें हम तो एक्साइज है यूनिफॉर्म थीटा वन थीटा टू। तो अगर मैं एक्स आई थीटा है ना छोटा है थीटा वन, तो थीटा वन घटा देता हूँ तो यूनिफॉर्म 0, थीटा टू माइनस थीटा वन हो जाएगा। और इसको और अगर हम आगे कंटिन्यू करें, सो एक्स आई माइनस थीटा वन अपॉन थीटा टू माइनस थीटा वन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म 0, 1। हालांकि सिंपली आपको समझ आ जाएगा। सो ये है। अब तो यहाँ लोकेशन में है ना थीटा वन है, स्केल में थीटा टू माइनस थीटा वन है। सो दोनों शिफ्ट करना है, तो किसके डिस्ट्रीब्यूशन से गायब हो जाएगा। तो आप देखिए बाकी में दिक्कत क्या है कि आपको आइडिया है। सो ये जो होगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा वन थीटा टू माइनस थीटा वन, ये होगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्या पैरामीटर जी, n1। और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा वन थीटा टू माइनस थीटा वन, दिस इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 1, n। और अगर आप केथ के टर्म में बात करेंगे तो इसका क्या होगा जी, बीटा के कॉमा n माइनस के प्लस वन, के कॉमा n माइनस के प्लस वन। अब आप ढूंढिए, तो मैंने इतना बता दिया। सो आपको क्या लगता है कि इन तीन इक्वेशन में से ही आंसर आ जाएगा। सो आप इन तीनों को यूज कीजिए, इनमें से आपका आंसर आ जाएगा कि कौन सा एंसिलरी होगा। एंसिलरी मतलब किसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे तो थीटा गायब है, बस आपको देखना है इनमें से कैसे यूज करोगे आप। है ना, इसमें थीटा तो गायब नहीं होगा क्योंकि जो डिफरेंस वाला वो कहाँ से लाएंगे, थीटा वन के टर्म में आएगा इसका। इसमें भी थीटा वन रह जाएगा, यहाँ भी थीटा वन रह जाएगा। यही ऑप्शन दिख रहा है ऐसे डायरेक्टली। अगर आप चलो डिवाइड कर लो, एक काम करो, अगर हम डिफरेंस ले लें, देखो अभी हमें बस इतना मतलब है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं आएगा, थीटा वन थीटा टू कोई भी नहीं आएगा। और इस इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस लो, एडिशन लो, सब्ट्रैक्शन लो, मल्टीप्लिकेशन लो, थीटा नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। रैंडम वेरिएबल का प्रोडक्ट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन में तो नहीं आएगा ना। तो कहने का मतलब ये कब बनेगा, जब हम इसको क्या करें, इस सॉरी मतलब 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये थर्ड वाला जो है, थर्ड में से फर्स्ट, थर्ड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन घटाओ, यू सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस सेकेंड। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 अपॉन यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, यही ना। तो इससे जो भी हमारे पास क्या बन के आएगा, मैं उसे समझा रहा हूँ, क्वेश्चन घटाओ तो ये बनेगा क्या। सो उस केस में आप देखोगे तो यही बनेगा ना, एक्स के माइनस एक्स एन, अच्छा एक्स वन करना था ना, तो 1 2 घटाना है, 3 माइनस 2 घटाओ, है ना। तो एक्स के माइनस एक्स वन हो जाएगा और अपॉन ठीक है ना, इसका कुछ नाम रख दो चाहो तो अभी के लिए, मान लो T1 T2 T3, मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, लेट से। सो मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि T3 माइनस T2 अपन, है ना, ये देख लो, T3 माइनस T2 अपॉन एन के, है ना। तो एन के कहाँ है, फर्स्ट 1 माइनस 3, T1 माइनस T3 करके देखो, T3 माइनस T2, तो ये बनेगा एक्स के माइनस एक्स वन और यहाँ एक्स एन माइनस एक्स के, यही होगा। सो देखो सिंस T1 के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं है, T2 के डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं है, T3 के डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं है, तो इसके डिफरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं होगा, इसके डिफरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं होगा, रेशियो के डिस्ट्रीब्यूशन में भी थीटा नहीं होगा। So this has a distribution, this has distribution free of थीटा वन एंड थीटा टू, ठीक है। तो ये डी ऐसे ही दिख रहा है, ट्रू होगा। ओके देखिए 57 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ग्रुप में पेपर भेजा हुआ है, यू जस्ट ओपन इट। सो
57 कह रहा है कि कंसिडर अ प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर थीटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वेयर एक्स इज, so x is normal theta comma 1 and theta is a real number, ऐसा है. Under square error loss, x has uniformly smaller risk than of, sorry, x has uniformly smaller risk than that of kx for k what. तो कहना चाह रहा है कि अंडर स्क्वायर्ड एरर लॉस, कि x जो है यूनिफॉर्मली स्मॉलर रिस्क एक मिनट है ना, सो देन दैट ऑफ के एक्स फॉर, किसके लिए होगा है ना, के नेगेटिव इसको ट्राई कीजिए.
आप लोगों को रिस्क फंक्शन का डेफिनेशन पता है? सो रिस्क फंक्शन ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर एरर में एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर है ना, एब्सोल्यूट एरर होता तो मॉड होता, और रिस्क ऑफ के एक्स कितना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स माइनस, चेक करो, सो आर रिस्क, ठीक है ना, तो ये है, तो कंपेयर करना आपको, इसको आसान तो है, करके बताओ। आसान तो है, तो डेफिनेशन लिख ही दिया, क्या ये कैलकुलेट कर पाओगे? कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एंड कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एंड देन कंपेयर नहीं हो जाएगा? सो आप इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, दोनों को कंपेयर करो, ये तो बोल रहा है स्मॉलर देन, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, सो ये कहना चाह रहा है कि आर ऑफ के एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ऐसा, आर ऑफ एक्स तो के क्या होगा, ये कुछ कहना चाह रहा है कि आर एक्स का स्मॉलर है ना, तो एक्स का स्मॉलर है, एक्स का स्मॉलर है देन के एक्स। तो बताओ के का रेंज क्या होगा, ये आसान क्वेश्चन है, जैसा आपको सॉल्व करना है बताना है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये आएगा, देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया है, 57 का आंसर देखते हैं, तो आंसर 3 है, चेक करो, पहले दोनों कैलकुलेट किए, ये तो थीटा तो अनबायस एस्टिमेटर है ना, तो ये तो वेरिएंस ऑफ एक्स ही हो गया, तो ये तो 1 हो गया, अब यहाँ अनबायस नहीं है तो आपको ओपन करना पड़ेगा, है ना, तो दिस इज काइंड ऑफ बायस हो गया ना, के एक्स का तो अनबायस एस्टिमेटर के थीटा है, तो ये होगा, हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो ये होगा वेरिएंस प्लस बायस स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ के एक्स प्लस बायस ऑफ के एक्स इन एस्टिमेटिंग थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, ये मीन स्क्वायर एरर काउंट काइंड ऑफ हो गया, सो वेरिएंस ऑफ मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला होता है ना, वेरिएंस प्लस बायस का होल स्क्वायर, तो उसको लगा लो, तो निकाल पाओगे भाई, वेरिएंस ऑफ के एक्स कितना आएगा, के स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब के स्क्वायर प्लस बायस ऑफ के एक्स, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर, यही ना, तो इतना टाइम क्यों लगता है भाई, तुम लोग सॉल्व नहीं करो, अब देखो यहाँ सॉल्व नहीं करो एग्जाम में भी नहीं होगा, तुम्हें लगता है देख लेंगे सर कर देंगे आ जाएगा, तो उससे तुम्हें थोड़ी आएगा, तो मुझे आएगा, तुम जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें सॉल्व करना थोड़ी आएगा, चाहे 50 सोल्यूशन देख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता, ट्राई करना पड़ेगा ना, कहने का मतलब ये है, तो इसका क्या आ जाएगा, के माइनस वन होल स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर,
क्योंकि ये आ जाएगा के थीटा, एक मिनट, है ना, के थीटा माइनस थीटा, थीटा कॉमन लो, के माइनस, यही तो आ गया। अब दिस क्वांटिटी हमें बोला हुआ है कि आर एक्स इज लेस देन आर ऑफ के एक्स, तो 1 इज लेस देन के स्क्वायर प्लस के माइनस 1। ये कैलकुलेशन ठीक किया मैंने, वेरिएंस तो 1 था, चेक कर लो। यस सर। वेरिएंस क्रिया कैलकुलेशन, तब आपको देखना है कि ये कब के की क्या वैल्यू होगी ताकि ये हमेशा ट्रू रहेगा। थीटा रियल नंबर, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इनइक्वालिटी आपको चेक करना पड़ेगा। एग्जाम उन्हीं बच्चे का निकले जो घर पे खुद सॉल्व कर रहे हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ देखने से थोड़ी एग्जाम निकलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करके देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि थीटा तो रियल नंबर है। अब के ऐसा क्या रखेंगे कि हमेशा 1 से ज़्यादा हो। तो अगर के नेगेटिव लेंगे, जैसे मान लो, चलो इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं, इतना क्यों टेंशन, डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। हम्म इसको पूरा पूरा ओपन कर दो, आसान रहेगा ना। तो उसको ओपन करते अगर हम, जो ये था, तो इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 2 के थीटा, यही होगा। तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर के स्क्वायर, है ना, अभी ऐसा है। सो 1 प्लस थीटा स्क्वायर तो 1 से ज़्यादा ही होगा। तो आपको देखना है के ऐसा क्या होगा ताकि ये, है ना, दिस कंडीशन हमेशा ट्रू रहे। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन टाइप का बीच में कॉन्सेप्ट आ गया नहीं, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स 1 से ज़्यादा कब होगा, के इंटू के माइनस 1 इंटू थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1। हम्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1 काइंड ऑफ, नहीं है। तो वहाँ थीटा भी है साथ में, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बताओ भाई, आधा सॉल्व कर दिया मैंने, आधा सॉल्व करो। बताओ के क्या ऐसा होना चाहिए, तो मुझे पता ऑप्शंस देख के ही करना पड़ेगा। है ना, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या था, फॉर ऑल थीटा, है ना। तो यूनिफॉर्मली बोलने का मतलब है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, है ना, इसका ये मत, यूनिफॉर्मली वर्ड यूज्ड है, इसका मतलब है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, ये यूनिफॉर्मली का मतलब हुआ कि फॉर एनी थीटा, यूनिफॉर्मली का मतलब ये है। चलो मैं डिस्कार्ड ही कर देता हूँ, तो मैं के नेगेटिव है ना, तो अभी के लिए मान लो के को हम बहुत वैसा नंबर ले लेते हैं कि जैसे नेगेटिव है, तो के को हम अभी के लिए मान लो -1 रख दिया, तो देखते हैं क्या आता है। राइट साइड को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर, क्या ये हमेशा मोर देन 1 होगा।
फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, यस और नो, चेक करो। अच्छा तो मैंने -1 ले लिया ना, तो वैसा तो हो ही जाएगा, लेकिन हमें तो डिस्कार्ड करना है। सो अगर मैं यहाँ पे लेता, इसने कहा ना k लेस देन 0 कुछ भी ले सकते हैं, तो k लेस देन 0 में तो हमारा -1/100 भी है, तो इसमें क्या होगा, तो इससे क्या आता, सो 1 मतलब एक काउंटर एग्जांपल लेना था ना गलत कहने के लिए ऑप्शन को, तो मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। 4 0 हो जाएगा, प्लस वैसे ही k -1 करके, तो थीटा अगर मैं बहुत स्मॉल ले लूँगा तो नहीं होगा, अब ये आउट हो जाएगा। क्यों आउट हो जाएगा, क्योंकि हम अगर वैसा लिखेंगे, अब +-1 कर लो, है ना, ऐसा होगा। इंटू थीटा स्क्वायर, व्हाट इफ थीटा टेंस टू 0, मतलब थीटा मान लो 0 के बहुत क्लोज है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये हमेशा मोर देन 1 होगा क्या, आंसर इज नो, तो ये तो आउट हो गया। k मोर देन 1, सिमिलरली मैं k को क्या करता हूँ, मोर देन 1 लेके देखता हूँ, है ना, तो मोर देन 1 में तो हो जाएगा। अच्छा इसी ऑप्शन से ये भी गायब नहीं हो जाएगा, अगर मैं 1/just 100 ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं जस्ट 1/100 लूंगा, मतलब ऐसे चेक करना तो मुश्किल नहीं है, एक मिनट, क्या कोई कीड़ा उड़ा बैठा हुआ है क्या, सो ये भी लोगे तो ये ऐसा जरूरी नहीं है ट्रू होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये तो आउट हो जाएगा, इसको लेके देखो, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, और +-1 करोगे, यू टेक थीटा वेरी स्मॉल, क्योंकि फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आपको आर देखना है, तो मैं जस्ट डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा -1 कर देंगे ना, तो है ना 9999 काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर थीटा, सो मान लो थीटा बहुत स्मॉल है, टेंस टू 0 काइंड, तो उस केस में क्या होगा, लेस देन 1 होगा, बट हमेशा मोर देन ये हो, हमें चेक करना है कि दिस इज ऑलवेज, है ना, दिस क्वांटिटी इज मोर देन 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, तो थीटा अगर 0 को टेंड करेगा, या थीटा को 0 रख देते हैं, क्योंकि थीटा 0 रख दिया, तो 0 रख दो, तो ये फॉल्स हो जाएगा, आउट हो गया। अब ये देखते हैं, तो k अगर मोर देन 1 है, तो ये तो पक्का है ना, देखो अब, सो ऐसे c डायरेक्टली दिख रहा है, इतना करने की जरूरत थी नहीं, है ना, जो c ऑप्शन है, k मोर देन 1 है, तो k स्क्वायर मोर देन 1 होगा, सो k स्क्वायर प्लस k -1 होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इवन इफ यू टेक थीटा 0 या लार्जर, तो ये तो पक्का है कि दिस क्वांटिटी इज मोर देन k स्क्वायर या मोर देन इक्वल टू, एंड दिस हमें क्वेश्चन में गिवन है मोर देन 1, दिस इज मोर देन 1, तो आई थिंक डायरेक्टली हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, c आ जाएगा, ठीक है ना, ये डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज मोर देन 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, ओके सर जी। सर ये लास्ट में जो आपने लिखा है, जो ये थीटा के फंक्शन के फॉर्म में जो लिखी हुई है के स्क्वायर प्लस k-1, जो हमारी वो केक्स की वेरिएंस मतलब वो आई थी, हाँ। एरर लॉस फंक्शन, हम्म। तो सर इसको ये जो थीटा के फंक्शन के फॉर्म में हम डिफरेंट के लिए नहीं चेक कर लें, हाँ के वही की वही वैल्यू अगर, वही कर रहे थे हम, तो मैं वही डिस्कार्ड कर रहा था ना, हाँ अच्छा तो सर, तो वो तो ये एक उसी काउंटर, में सर के, हाँ उसी वन, में k=1, k=2, k= माइनस कुछ भी लेके सर चेक कर लें। ऑप्शन के हिसाब से, हाँ ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। हाँ ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, सी सही होगा यहाँ पे, तो 57 का सी था ना, तो ठीक है, ठीक है। 58 देखिए, सो 58 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, 58 में क्या कह रहा है कि टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ 10 स्कूल अगेंस्ट ऑल अल्टरनेटिव्स, अच्छा, to test the equality of effects of 10 schools against all alternatives, we take a random sample of 5 students from each school, 10 students हैं,
और उसके इफेक्ट्स इक्वल है ये चेक करना चाह रहे हैं। तो वी टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट फ्रॉम ईच स्कूल एंड नोट देयर मार्क्स इन अ कॉमन एग्जामिनेशन बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अच्छा, 5 we take a random sample of 5 students from the each school and note their marks in the common examination. Okay, आगे between sum of squares and total sum of squares are found to be 180 and 500 respectively. ठीक है, सो ये कह रहा है कि अभी म्यूट कर लीजिए ना किनका उत्कर्ष। सो बिटवीन आपको कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, ये है मतलब है ना, उन दोनों के बीच में जो है सम ऑफ स्क्वायर्स है 180 और ये कह रहा है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ये दे रखा है 500। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पी वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एफ टेस्ट। तो पी वैल्यू क्या होगी इसकी, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। तो मतलब बोल रहा है 10 स्कूल है, ईच स्कूल से 5-5 है ना, रैंडम 5 स्टूडेंट के रैंडम सैंपल लिया उनका मार्क्स का, एंड देन हमें डेटा गिवन है कि सम ऑफ स्क्वायर इन बिटवीन ये 180 है डेटा और टोटल सम ऑफ स्क्वायर 500। तो क्या है पी वैल्यू। सो बोल रहा है कि पी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एफ टेस्ट। सो स्टैंडर्ड एफ टेस्ट क्या होगा। तो ये बस पी वैल्यू नंबर में नहीं है, ये ऑप्शन जैसा आपको दे रखा है F4,45। आपको जस्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जर्व वैल्यू निकाल देना, उससे काम हो जाएगा। तो आपको बस कह रहा है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगा ये बताओ, और ट्राई करके देखो। मैं फिर कह रहा हूँ घर पे अगर सॉल्व नहीं करोगे ना, यहाँ पे आप सोचोगे सीधा एग्ज़ाम में कर ले तो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है यही वजह हो सकता है, क्योंकि आपको घर पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और PYQ अच्छे से सॉल्व कर लिए तो एटलीस्ट बहुत आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम का। 3.6 एंड डी जो है, और बहुत लोगों के लिए आसान भी होगा ये पार्ट, बी पार्ट तो आसान भी रहता आप लोगों के लिए होगा। सो 9,40 दिस इज मोर देन इक्वल टू। तो ये पूछ रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आएगी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एफ टेस्ट की, ये बताना है आपको, उससे ही काम हो जाएगा आपका। निकालिए। सर आंसर डी है क्या? आंसर है ना, ग्रुप में क्वेश्चन है उसके बॉटम में आंसर भी है। जो ग्रुप में क्वेश्चन PDF है ना, तो उसमें देखिए लास्ट में जाके सी बुकलेट है, ये सी नंबर ना, बुकलेट कोड सी है, तो सबसे लास्ट में आंसर होगा। कौन सा लिख रहा है 58 का 4th है, लेकिन 2.5। पहले तो आपको देखो, एक तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सा है। दो चीज़ें हैं कि F445 है या F940। एक मिनट, लिखा मैंने सही है ना, मैं चेक कर लेता हूँ तो लिखने में भी। सो हमें चेक करना है F445 940 445 940। हाँ 445 940 445। पहले तो आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिसाइड करना है कौन सा है, उसके बाद उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है। तो पी वैल्यू यही आती है ना कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो वो पी वैल्यू होती है डेफिनेशन। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा और उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, अगर ये दोनों डिसाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जस्ट देख लीजिए क्या होता है ना, जब आप इक्वलिटी ऑफ इफेक्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, तो आप एनोवा टेबल से नहीं आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम से एफ का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। है ना, हमने सैंपल लिया था 5-5 स्टूडेंट का ईच स्कूल से। जब कुछ बोलना हो ठीक है तो म्यूट कर लीजिए जब तक, और बाकी जिनको समझ आ रहा है बताओ मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा और उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी। वी हैव टू, है ना, नो टू थिंग्स। एक तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है। सर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसमें F940 है ओके और ऑब्जर्व वैल्यू 2.5 ही है, ठीक है ना, ये निकाल लेंगे ना तो इजीली, डी ऑप्शन ही आ रहा तो है। इसीलिए आ जाएगा क्योंकि ये बहुत इजी है, ऐसे कुछ खास है नहीं इसमें, है ना। तो कि आपको देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, उससे आ जाएगा। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने लिए हैं आपने, एक मिनट 940 था ना,
टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, है ना, तो 10 हैं, और आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यहाँ पे 50 था ना, 10 इंटू 5, ईच से आपने सैंपल 5 लिया है, सो 10 स्कूल है, टोटल ऑब्जर्वेशन 50 है, बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स 180 दे रखा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 500 है, सो विद इन ग्रुप जो होगा सम ऑफ स्क्वायर कितना आएगा 320, डिफरेंस उसका, सो ठीक है जी। इसमें क्या होता है, वन वे एनोवा टेबल लगाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। जो ट्रीटमेंट्स हैं 10, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, जस्ट हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत है ना, तो इसका क्या 10 है तो 9 आ जाएगा, और टोटल एरर, अच्छा इसमें जो है ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके पास टोटल 50 ना, तो यहाँ से आ जाएगा 49, सॉरी एक मिनट, यहाँ एरर, यहाँ टोटल ना, तो ये तो आसान क्वेश्चन है ऐसे तो, एरर टोटल, तो टोटल 49, तो यहाँ कितना होगा 40, तो ये आ जाएगा, तो ऑब्वियसली एफ जो बनेगा 9,40, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो 445 वाला तो ऐसे ही आउट हो गया। अब आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मिल गया, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, जो भी, अच्छा एरर हम वहाँ लिख रहे हैं ना, एक मिनट, सो नहीं यहाँ पे तो मुझे वो लिखना पड़ेगा, सॉरी, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा हमें, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप्स, इस तरह कुछ बनेगा ना, मतलब इस तरह से ही आएगा जो भी है, क्योंकि 50 टोटल है और हमारे पास 10 स्कूल्स हैं, 50 ऑब्जर्वेशन हैं, एंड एफ स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर, MST upon MSC हाँ तो उसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2.5। अच्छा ठीक है ना, तो उससे सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, सो निकाल लीजिए, है ना, लिए आ जाएगा उससे। एफ टेस्ट हमेशा राइट टेल्ड होता है ना सर? हम्म, एफ टेस्ट जो होता है ये राइट टेल्ड होता है ऑलवेज। यहाँ पे राइट टेल्ड, हाँ राइट टेल्ड यूज होगा बिकॉज ऑफ उसने और अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव रखा ना, हाँ ये राइट टेल्ड ही होगा, क्योंकि अगेंस्ट ऑल अल्टरनेटिव लिख रखा है ना, राइट हो ही होगा, तो यहाँ सिंपली आप निकाल लीजिए, उससे कुछ है ना, जो एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है 180 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है उसका 9, और अपॉन में 320, इसका डिफरेंस जो आएगा है ना विद इन ग्रुप्स, तो विद इन ग्रुप्स कितना 320 आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 40, सो ये आई थिंक 2.5 आएगा ये ना, देख लीजिए 2.5 आएगा ना, सो इससे आ जाएगा 320 अपॉन 40, 180 अपॉन 9, ठीक है, जस्ट बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये राइट एल्ड ही होगा, तो यहाँ पे इसलिए पी वैल्यू ऐसा दे रखा है। 59 क्या कह रहा है देखिए, 59 जो है द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ अ 4 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर x, तो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको दे रखा है, x 4 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर है, x1 x2 x3 x4 इस तरह से है, और इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको दे रखा है इस तरह से कुछ 1 रो 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 है ना, रो 1, मतलब डायगोनल पे 1 है बाकी रो है, ठीक है, डायगोनल्स पे आपका 1 है और बाकी रो है, इस तरह से है, ये आपको दे रखा है, पूछ क्या रहा है where रो जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। सो ये v इज द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, अब ये बोल रहा है कि v जो है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है, सो तो पूछ क्या रहा है देन, अच्छा v का आपको वो पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो जो ऑप्शंस हैं
वी कैन नॉट एक्सीड 5/, मतलब v इज लेस देन इक्वल टू 5/4। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वी कैन एक्सीड 5/4 बट कैन नॉट, वी कैन बी मोर देन इक्वल टू 5/4 बट एक्सीड ना, so v can be more than 5/4 but cannot exceed 4/3, v has to be less than equal to 4/3। c बोल रहा है कि, ठीक है जी, सी ऑप्शन आपको बता रहा है कि क्या होगा, v can exceed 4/3, v can exceed 4/3 but cannot exceed 3/2, मतलब v has to be, बट मतलब यहाँ एंड समझ सकते हैं आप, ठीक है। सो यहाँ जो मैं अपने फॉर्म में लिख रहा हूँ ये एंड है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है कैन नॉट एक्सीड, मतलब 3/2 से कम ही होगा। एंड फोर्थ वाला है वी कैन एक्सीड 3/2। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो यहाँ जो नंबर चल रहा है ना, सो एक नंबर है 3/2, एक है 4/3 और एक है 5/4। ठीक है, तो ये 3 नंबर है, तो ये बोल रहा है v की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसमें आइगन वैल्यू पता है, ये आप में ईच रो और ईच कॉलम का सम सेम है, आपको पता है उस मैट्रिक्स के बारे में जिसका आइगन वैल्यू ईच रो और ईच कॉलम का सम सेम है, इसकी एक आइगन वैल्यू क्या आएगी, कोई बता पाएंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, कल भी एक क्वेश्चन था ना इस पे। सो व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, क्या होता है, वही है ना, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। सो इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकते हैं, व्हाट इज द 1 लार्जेस्ट। + 3, हाँ रो, 1 + 3, रो 1 + 3 रो, क्योंकि रो है, ये रो है ना, क्योंकि ईच रो और ईच कॉलम का सेम सम है, तो एक आइगन वैल्यू तो ये यही लार्जेस्ट होगी एक्चुअली। तो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, फिर वो देखना है, फिर उसका वेरिएंस के बारे में सोचना है। ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो।
अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन है ना, यहाँ कंडीशन है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें कैसे पता, इसका सारे आइगन वैल्यू निकालो जरा, चारों आइगन वैल्यू क्या होगी। सो यू हैव टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ, तब जाके समझ आएगा है ना। तो यू हैव टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ सिग्मा। चार आइगन वैल्यू होंगे ना, ये 4x4 की मैट्रिक्स है। व्हाट आर 4 आइगन वैल्यूज, ये जरा निकालो। अब ध्यान से देखो ना, सारे एंट्रीज इक्वल है, तो मैं अगर ऐसा बताऊं आपको कि दिस कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस रो टाइम, नहीं एक मिनट, इसमें क्योंकि आइडेंटिटी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाए। सो रो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, रो को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, रो टाइम जे -1 माइनस रो टाइम आई, ऐसा लिख सकते हैं। जे मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ, जे मतलब ऐसी मैट्रिक्स सारे एंट्री इक्वल है। मैंने क्या किया, रो वो कर दिया ना, 1 माइनस रो प्लस रो, तो बीच में प्लस आएगा शायद, ठीक है, नहीं बीच में प्लस हो जाएगा, ऐसा होगा। देखो, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जे इज द मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर 1, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख पाएंगे हम, रो टाइम जे प्लस 1 माइनस रो टाइम आई। तो 1 1 1 वाले की जो एंट्री है ना, इसकी जो जे मैट्रिक्स है, जो सारे एंट्री 1 है, इसके आइगन वैल्यू क्या होती हैं, सारे एंट्री 1 है, तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू होगी 4 और बाकी सब 0। तो डिमांड 0 होगा, तो एक 4 बाकी सब 0, तो इसका मतलब है जे की जो आइगन वैल्यूज हैं, एक है 4 बाकी सब होगा 0, और आई की आइगन वैल्यू क्या होती है, सारी आइगन वैल्यू 1 होती हैं, है ना। तो इससे ये समझ आ गया करस्पॉन्डिंग 4 रो प्लस 1 माइनस 0, 3 रो प्लस 1, तो जो लिख रहे थे, एक तो 3 रो प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 3 रो। सर इसके रिस्पेक्ट में सर 1 प्लस 3 रो पहली आइगन वैल्यू है, बाकी सारी आइगन वैल्यू 1 माइनस रो है। हाँ हाँ सही, राइट, यही ना। तो एक 1 प्लस 3 रो बाकी दिस। अब रो नेगेटिव है, तो पहले आपको डिसाइड करना है नेगेटिव रो के लिए इन चारों में मैक्सिमम कौन सा है, तो हालांकि 2 ही है, मतलब लेकिन आइगन वैल्यू तो 4 है, जिनमें 3 सेम है, तो इनमें से रो अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम कौन सा होगा फॉर नेगेटिव रो, इनमें से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पहले आपको डिसाइड करना है कौन सा वाला होगा, एंड देन उसका आइगन वेक्टर निकालना है। सर फिर तो 1 माइनस रो लार्जेस्ट हुई ना, है ना, क्योंकि वो अगर रो लेस रो देन 0 नेगेटिव है। है, तो 1 प्लस समथिंग हो जाएगा, और ये 1 माइनस समथिंग हो जाएगा, है ना। अगर रो पॉजिटिव होता तो ये लार्जेस्ट होता, राइट, क्योंकि 1 से ज़्यादा होता फिर 1 से कम होता, लेकिन रो तो नेगेटिव हो गया, तो 1 माइनस रो तो 1 से ज़्यादा हो गया इसका मतलब, तो ये हो गया मैक्सिमम, तो हमें चाहिए लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। सो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 1 माइनस रो। अब इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बताइए, आइगन वेक्टर निकाल के। तो इसमें पूछा गया था, वी इज द कोवेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या 1 माइनस रो हो गया, नहीं हमें तो वेरिएंस चाहिए ना, तो ये तो सर इस केस में तो वेरिएंस सर 1 प्लस 3 रो होगी ना, कैसे, जब सर रो की वैल्यू 0 लेंगे तो।
नहीं रो जीरो नहीं ले सकते, रो तो नेगेटिव है। नहीं, रो की वैल्यू लेस देन जीरो लेंगे तो ओके तो नहीं, लार्जेस्ट साइकिल तो वन माइनस रो है, तो वन माइनस रो का रेंज क्या होगा जरा इसका बताइए आप, क्या हो सकता है? रो तो नेगेटिव है, अच्छा तो ये लेस देन वन होगा, लेकिन हमें यहाँ कैसे पता चलेगा? पी क्या है? वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये बोला हुआ है ना। अच्छा ये जो था हमारे पास, ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? ये पॉजिटिव डेफिनेट होता है, राइट? तो इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। सो 3 रो प्लस 1 भी मोर देन जीरो होगा, 1 माइनस रो भी मोर देन जीरो होगा, ये ना। तो इससे एक चीज़ ये समझ आता है कि यहाँ से इससे कोवेरिएंस है ना, क्योंकि मतलब ये है ना, मतलब पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो सिग्मा तो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो यहाँ से आएगा रो जो है लेस देन, नहीं रो इज मोर देन -1/3, यही ना। और यहाँ से आएगा रो इज लेस देन 1, मतलब इस पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से रो की वैल्यू आ गई -1/3 से 1। अच्छा लेकिन हमें तो बोल रखा है नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ आया कि रो इज -1/3 से 0, क्योंकि इसने नेगेटिव कह रखा ना, तो हम इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, क्योंकि ये यहाँ से आया, तो इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके साथ। तो रो की वैल्यू आ गई 0 से दिस, तो 1 माइनस रो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या होगा जी? 1 माइनस रो यहाँ से निकालेंगे पहले माइनस, तो मैं बस ये देख रहा हूँ कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो माइनस रो इज मोर देन 0 लेस देन 1/3, सो 1 माइनस रो इज मोर देन 1 लेस देन 1 + 4/3, ये ना। सो यहाँ से ये समझ आया मुझे कि दिस वैल्यू इज बिटवीन 1 and 4/3। तो आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो वेरिएंस होगा यही आएगा, v इज 1 माइनस रो, क्या इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कुछ? तो यहाँ से तो हमारे पास तो ऑप्शन तो कुछ ऐसा था, मैंने ऐसा लिखा है, लेकिन बुक में लैंग्वेज में ऑप्शन है। क्वेश्चन देखिए आप लोग ओपन करके, उसमें ऑप्शन कुछ लैंग्वेज में था, कि ये कह रहा है कि ऑप्शन जो कह रहा था है ना, ऑप्शंस आप देखेंगे तो वो लैंग्वेज में था, मैंने ऐसे लिख दिया है। उसमें ये था कि पहला कि वी कैन नॉट एक्सीड 5/4, बट यहाँ तो जो वैल्यू है 4/3 तक जा रहा है, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। मतलब ऐसा लिखा था ना, वी कैन नॉट एक्सीड। फिर दूसरा कह रहा था कि वी कैन एक्सीड 5/4 बट कैन नॉट एक्सीड 4/3, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा लेस देन 4/3। एंड
अगर वी कैन एक्सीड 4/3 बट कैन नॉट एक्सीड 3/2, तो वी तो एक्सीड कर ही नहीं सकता 4/3 को यहाँ के हिसाब से, तो ये तो सी भी गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है 4, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, इसका थोड़ा थ्योरी देखना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा, ये आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया। चेक कीजिए, क्योंकि 1 माइनस रो 4/3 को एक्सीड तो कर ही नहीं सकता, तो ये कह रहा है 4/3 को एक्सीड करेगा सी वाला। ए कह रहा है 5/4 से कम ही होगा, लेकिन ज़्यादा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। हमने यहाँ जो रेंज निकाला है, तो मान लो यहाँ 1 है जैसे, तो हमने कहा 1 से लेके 4/3 तक कुछ भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर ये हम इस तरह सोचे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इसके थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ आएगा क्या लॉजिक है इसका। देखते हैं, रुको। सो बट सर आंसर तो थर्ड दिया है। ओ थर्ड है, अच्छा फिर तो गड़बड़ हो गया। यस चेक कीजिए जी 59 का आंसर क्या है। 59 का जो आंसर है, सर नहीं नहीं सेकंड ही आ रहा है, सेकंड ही आ रहा है। सेकंड ही है, सेकंड ही सी, है। ये सी बुकलेट है ना, देखिए सी बुकलेट है, ये लास्ट वाला आंसर की होगा जो सबसे बॉटम में है ना, क्योंकि ये बुकलेट हमारा सी नंबर का है, ABC होता है। तो ये इस तरह से कुछ आएगा, तो मतलब जैसे आपसे पूछे ना वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, तो आपको इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट हाँ है ना, हाँ सॉरी सर, वो सेकंड ही होगा। कोई बात नहीं, इसमें आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालना है, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो होगी वो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट होगी। तो उसके लॉजिक से मुझे लगता है कुछ कर सकते हैं, बाकी और डिटेल के लिए थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि सर इसमें जो वेरिएंस होती है फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है इसमें? फॉर्मूला वैसे तो वेरिएंस मुझे लगता है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, यही एक कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है इसमें, तो यही लग रहा है। आगे थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखता हूँ क्या फॉर्मूला है। जो रिजल्ट है कि द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट इज द, ये रिजल्ट मैं देख रहा हूँ है ना, ये बुक में थ्योरम टाइप का है कि द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो हमने अभी क्या किया, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, 4 आइगन वैल्यू निकाले, इसका लार्जेस्ट जो आइगन वैल्यू होगा वही होगा वेरिएंस, तो वी वही होगा जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी। तो हमने ये देखा कि हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ये थी, तो ये वी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग बात करें तो आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालना है। अब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का रेंज देखना था, तो हमें चूंकि पता है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है वेरिएंस कोवेरिएंस, तो इसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इससे एक निकल के आया कि 1 + 3 रो पॉजिटिव, 1 - रो पॉजिटिव, तो यहाँ से आ गया कि रो इज मोर देन -1/3 लेस देन 1, तो फाइनली यहाँ से आया था कि ये होगा। लेकिन इसने कह रखा था कि नेगेटिव है, तो इसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो फाइनली हमारा ये आ गया, नहीं ये तो था यहाँ से आ गया इंटरसेक्शन पे, ये आ गया, इंटरसेक्शन ले लिया इसके साथ, तो ये आ गया। अब इसके हिसाब से ये आ गया, तो इससे समझ आया कि हमारा जो v है वो 1 से लेके 4/3 में कुछ भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया। तो यहाँ पे जो अप्रोच यूज हो रहा है यही यूज हो रहा है कि वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ठीक है। एंड बाकी वही है, यही अप्रोच यहाँ यूज हो रहा है। बाकी थोड़ा थ्योरी पढ़िए, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस में मिल जाएगा बुक में, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, अभी गेट और नेट में मैंने मल्टीवेरिएट पढ़ाया नहीं है, कोई और टीचर ने पढ़ाया, इसलिए मैं भी है ना भूल गया हूँ बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखेंगे तो हो जाएगा, बट अभी के लिए क्वेश्चन के लिए जितना जरूरत था इतना ही था कि जब आपको वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स दे रखा हो, आपसे पूछे कि वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और उसका रेंज निकाल लेना है। तो वी इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एक्चुअली ऑफ दिस मैट्रिक्स, और उसका रेंज आपको देखना था, ठीक है। एक और लास्ट बचा, कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो क्या कह रहा है 60 वाला, a simple random sample of size n will be drawn from a class of 125 students. So n 125 है एंड आप स्मॉल n साइज का सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं। द मीन मैथमेटिक्स स्कोर ऑफ द सैम्पल विल बी कंप्यूटेड। अच्छा, इफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल मीन फॉर विथ रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग इज ट्वाइस एज मच एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल मीन फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। सो विथ रिप्लेसमेंट के केस में जो स्टैंडर्ड एरर है सैम्पल मीन का वो ट्वाइस है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन, अभी के लिए ऐसा लिख लो। सो ये जो बोल रहा है इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में
विथ ना, मतलब विदाउट और विथ, सो विथ रिप्लेसमेंट में कम होगा ना, या विदाउट कर लो, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में तो ये बोल रहा है कि इज ट्वाइस एज मच एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ, अभी मैं एक्स बार ही जस्ट लिख दे रहा हूँ, बाकी आप उसको कैलकुलेट करना। सो अब द सैम्पल मीन फॉर द विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या कर रखा है मैंने, पहले विथ रिप्लेसमेंट था बाद में विदाउट था, पहले विथ, तो डब्ल्यू आर मतलब विथ रिप्लेसमेंट और डब्ल्यू ओ आर लिख रहा हूँ तो विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो ऐसा कुछ दे रखा है आपको। सो पूछ रहा है कि देन वैल्यू ऑफ एन क्या होगी। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो यही क्वेश्चन है, इतना मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो गया ये। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, आपको दे रखा है कि सैंपल मीन का जो स्टैंडर्ड एरर है विथ रिप्लेसमेंट में, अच्छा फिर मैंने लिखने में गलती किया, फिर चेक कर लो, बोला गया था इफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इज ट्वाइस, ठीक है ना, विथ रिप्लेसमेंट में इज ट्वाइस as much as standard error of the sample mean without replacement, ठीक है। तो ये है, तो इसका दोनों का फॉर्मूला लिख लो और सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन का ही है। यू जस्ट यूज फॉर्मूला एन, बताइए एन की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एन, स्मॉल एन क्या होगा, दिस यू हैव टू फाइंड। हर क्वेश्चन में एक कोई ना कोई अप्रोच यूज होता है, तो थ्योरम यूज होगा या कोई रिमार्क यूज होगा, डेफिनेशन यूज होगा, एक क्वेश्चन में यही यूज होगा। कैलकुलेट करके बताइए आप लोग क्या आएगा, यही खत्म करेंगे आज। पता है कि नहीं, कोई बताओ मुझे फॉर्मूला क्या है, इसका क्या है उसका क्या है, क्योंकि फॉर्मूला याद विद रखना। रिप्लेसमेंट में तो सर ये सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन विथ का, विदाउट का, एंड विदाउट का सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, फिर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1। हो नहीं जाएगा, कैपिटल एन पता है आपको, तो स्मॉल एन नहीं निकल आएगा यहाँ से, सिग्मा तो कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आप स्मॉल एन निकाल पाएंगे। आंसर आंसर इसका 94 आ रहा है सर, कितना, 94। 94, ठीक है, ऑप्शन है देख लीजिए। सो जो ऑप्शन था 32, 63, 79, 94, फोर्थ ऑप्शन है क्या देख लीजिए, है ना 60 का, तो ये है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला आपको याद है तो हो जाएगा। 60 का सी बुकलेट में ना 60 का फोर्थ है, सही है, हाँ, तो यही आंसर की में भी है, ठीक है। तो अभी हमने जून 2018 वाले पेपर का जो पार्ट बी था उसका क्वेश्चन 56 से क्वेश्चन 60 देखा है, और कल इसी का हमने क्वेश्चन 49 से 55 किया था, तो ये मतलब पार्ट बी वाला हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो कल जो होगा दिसंबर 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाकी आप लोग खुद बैठ के भी सॉल्व कीजिए, सारे पिछले 10, 15, 20 साल के पेपर बैठ के सॉल्व करो, एटलीस्ट 200 मार्क्स का तो सॉल्व करो ईयर वाइज में, ठीक है। चलिए थैंक यू, क्योंकि आपके मेहनत ही आपको रिजल्ट देगा।